बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ACCA में F3 की BPP किट की सॉल्यूशन का सीरीज़ चल रही थी और लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हमने रिसीवेबल एंड पेबल्स और इसके साथ इंक्लूडिंग बैड एंड डाउटफुल डेट के सवालात करे थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 11 पॉइंट जो है 7 तक जो है वो हमने कंप्लीट आउट कर लिए थे। आज जो है हम 11.8 से जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और 11.8 के अंदर अगर हम ज़रा देखें तो सवाल के अंदर आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ डिक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल रिजल्ट इन। अगर डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट होगा तो उसका फिर आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा। तो डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट याद रखिएगा हमेशा आपके पास आपके नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, इसलिए कि उसकी नेचर जो है डिक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल का मतलब है आपके पास इनकम हुई है यानी अदर इनकम। तो जब इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है आपका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर 11.8 का जो है डी हो गया बच्चों। 11.9 में जाते हैं तो इसमें सवाल पढ़ते हैं जरा। अ कंपनी हैज नोटिफाइड दैट अ कस्टमर हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। एक कस्टमर जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया है। द कंपनी हैड प्रीवियसली मेड एन अलाउंस फॉर दिस डेट, और कंपनी ने पहले उसके ऊपर शक निकाला हुआ था बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो कस्टमर है जिसके ऊपर हम पहले भी शक निकालते हुए आ रहे हैं, यानी उसके ऊपर हमने अलाउंसेस मेंटेन करे हुए थे। हमने उसके ऊपर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है वो हमने उसके ऊपर पहले से बना के रखे हुए थे। द कंपनी हैड प्रीवियसली मेड एन अलाउंस फॉर दिस डेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डबल एंट्री टू अकाउंट फॉर दिस नेट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब याद रखिएगा कोई ऐसा कस्टमर जिसको प्रीवियसली आपने अलाउंसेस जो है वो लगा चुके हो, जिसके ऊपर पहले ही शक निकाल चुके हो, और अब जो है उसके ऊपर अगर वो रिटर्न ऑफ हो जाए या डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट हो जाए यानी कंफर्म पैसे डूब जाएं, तो याद रखिएगा इसमें आपके पास अलाउंस फॉर रिसीवेबल को आप कर दोगे डेबिट और रिसीवेबल को आप क्रेडिट करोगे। द राइट आंसर इज सी, चार्ली। चार्ली इज द राइट आंसर बच्चों। वैसे आप जो है डायरेक्ट राइट ऑफ के अंदर जो एंट्री बनाते थे, डायरेक्ट राइट ऑफ की जो एंट्री बनती है, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ की जो एंट्री बनती है बच्चों वो ये बनती है बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये डायरेक्ट रिटर्न ऑफ की एंट्री है जो हम काफ़ी मरतबा बना चुके हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को आपने कर दिया क्रेडिट। ये डायरेक्ट राइट ऑफ की एंट्री है बच्चों। लेकिन कोई ऐसा कस्टमर जो कि प्रीवियसली जिसके ऊपर अलाउंसेस पहले मेंटेन हो चुके हैं, यानी प्रीवियसली अलाउंसेस आर मेंटेन्ड, तो याद रखिएगा उसमें जो आपके पास डबल एंट्री बनेगी, आप अलाउंस फॉर बैड डेट को कर दोगे डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट को आप करोगे डेबिट और रिसीवेबल को आप कर दोगे क्रेडिट। तो इस लिहाज से आपके पास जो राइट आंसर है वो सी बन गया। 11.10 पर आते हैं हम। एन इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ 8,000 हैज बीन ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन द अलाउंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन अलाउंस का मतलब याद रखिएगा, इंक्रीज इन अलाउंस का मतलब है एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीज इन अलाउंस का मतलब है एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। आपने उसको गलती से जो है वो रिडक्शन इन अलाउंस समझ लिया। रिडक्शन इन अलाउंस का मतलब है आपके पास वो आपने उसको इनकम ट्रीट कर ली। तो अब मेरा सवाल यह है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिजल्ट इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिजल्टिंग इफेक्ट। इसका रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होएगा? आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था तो प्रॉफिट आपके पास डिक्रीज होना चाहिए था। जब एक्सपेंस इंक्रीज होना था तो प्रॉफिट डिक्रीज होना था। आपने उसको जो है इनकम ट्रीट कर ली, यानी आपने एज अ इनकम ट्रीट कर ली, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बच्चों, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया।
यानी कि 8,000 का डबल करो तो आपके पास 16,000 जो है आपका नेट प्रॉफिट जो है ओवर स्टेटेड हो गया। और ये पूछ रही है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिजल्टिंग इफेक्ट। तो याद रख लो आपका नेट प्रॉफिट 16,000 से जो है वो बढ़ गया और आपके पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट आपके पास ओवर स्टेटेड हो गया और साथ साथ आपके पास जो है रिसीवेबल जो है वो भी आपके पास ओवर स्टेटेड हो गए 16,000 से, यानी चार्ली इज द राइट आंसर। चार्ली इज द राइट आंसर, यानी कि आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए तो आपने इनकम जो है रिकॉर्ड कर ली। तो जब इनकम रिकॉर्ड कर ली, जो एक चीज़ यानी मैं यूँ कहूँगा कि 8,000 आपको मैं कह रहा हूँ कि माइनस करना चाहिए था, आपने उठा के 8,000 रुपये प्लस कर दिए। तो अब जब इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आपका नेट प्रॉफिट 16,000 से इंक्रीज हो गया। 8,000 एक चीज़ माइनस करनी चाहिए थी, आपने उल्टे 8,000 को जो है और उल्टे ऐड कर दिए। बहुत अच्छा सवाल है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला। 11.11 पर आते हैं। At 1st of January 2001, there was an allowance for receivable of 3,000. During the year, 1,000 of debts were written off as a recoverable, and 800 of debt previously written off were recovered. At 31st December 2001, it was decided to adjust the allowance for receivable to 5% of receivable, which are 20,000. तो आपके पास रिसीवेबल जो है वो 20,000 बच्चों दिया हुआ है सवाल के अंदर। उस 20,000 का हम ले लेंगे 5%, जैसे कंपनी ने कहा है कि वो 5% लगाती है। और ड्यूरिंग द ईयर जो है 1,000 बैड डेट रिटर्न ऑफ एक हुए थे, यानी बैड डेट रिटर्न ऑफ एक हुए हैं, एक एक्सपेंस आपके पास एक है। और प्रीवियस ईयर के कोई जो है पैसे डूबे हुए वो वापस मिल गए, अदर इनकम दैट इज 800। एक एक्सपेंस हुआ है बच्चों, एक इनकम हुई है, और साथ साथ आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट का हमें जो है अब ये देखना पड़ेगा कि अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपके पास 3,000 रुपये सवाल में गिवन था, और 20,000 का आप ले लोगे 5%। 20,000 का आप लोगे 5%, तो वो इट्स गिव यू 1,000। तो 1,000 आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से? कैरी डाउन से आता है। बड़ी साइड आपके पास 3,000 है, 3,000 में से 1,000 माइनस करा तो आपके पास 2,000 रुपये डिक्रीज इन अलाउंस आया। डिक्रीज इन अलाउंस जो है वो आपके पास आया 2,000। तो वे भी आपके पास 2,000 रुपये भी इनकम हो गई। तो अब अगर देखा जाए तो इस सवाल के अंदर आपके पास 2 इनकम हुई है आपके पास और एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस 1,000 का है, इनकम 800, और 2,800 में से 1,000 माइनस करें तो 1,800 रुपये आपको एज अ इनकम हुई है क्रेडिट। 1,800 आपके पास क्रेडिट इज द राइट आंसर। देखो इस तरह के सवालात जो है ACC F3 के अंदर, FA2 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं। अब इसमें बच्चे की कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि उसको पता चलना चाहिए कि एक रिटर्न ऑफ हुआ है, एक इनकम है, और 2,000 रुपये डिक्रीज इन अलाउंस एक और भी इनकम है। तो 2 इनकम हुई है, तो 2,800 रुपये टोटल इनकम थी और 1,000 रुपये एक्सपेंस था, तो नेट आपके पास 1,800 जो है राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 11.12 के ऊपर। टॉप कुक हैज़ टोटल रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग ऑफ 2,80,000। रिसीवेबल का बैलेंस दिया है 2,80,000। द अकाउंटेंट बिलीव दैट द अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ दीज बैलेंस विल नॉट बी कलेक्टेड, और so wishes to make allowance of 28,000. No previous allowance has been made for receivable. पहले का कोई allowances नहीं थे, और it was 1% of the balance will be not collectible, so wishes to make allowance of 28,000. What is the correct double entry to create this allowance? 28,000 रुपये का आपको अलाउंस बनाना है। जब 2,80,000 रुपये का बच्चों, 2,80,000 का मैंने 1% दिया तो वो आएगा 28,000, और वेरी फर्स्ट टाइम आप जो है अलाउंस बना रहे हो, तो ये तो सिंपल सा एंट्री हो गई। आपके पास बैड डेट एक्सपेंस को आपको डेबिट करना चाहिए और अलाउंस व बैड डेट को क्रेडिट करना चाहिए। तो मेरे लिहाज से इरेकवरेबल डेट बोलो या बैड डेट एक्सपेंस बोलो, अल्फा इज द राइट आंसर। अल्फा इज द राइट आंसर। 11.13 पे जाते हैं, देखते हैं सवाल के अंदर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द अलाउंस फॉर रिसीवेबल वॉज 850।
एट द ईयर एंड द अलाउंस रिक्वायर्ड वॉज 1000। अब आप ज़रा इसमें देखें तो आपके पास अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपके पास 850 था, और कह रहे हैं कि एट द ईयर एंड हमें अलाउंसेस जो चाहिए वो 1000 के चाहिए। तो बैलेंस CD आता कहाँ से? बैलेंस BD से आता है बच्चों। तो 1000 से अगर आप देखो तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास 150 आ रहा है, 150 आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ड्यूरिंग द ईयर 500 वर रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ जो है आपके पास जो हुए हैं वो हुए हैं आपके पास 500 के, विच इंक्लूड 100 प्रीवियसली इंक्लूड इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल। और बैड डेट जो रिटर्न ऑफ हुए 500 रुपये के हुए, विच इंक्लूड्स 100 प्रीवियसली इंक्लूड इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल। यानी कि आपके पास 150 जो है ये एक्सपेंस और हो गया आपके पास। तो आपके पास टोटल जो C इज द राइट आंसर, यानी कि आपके पास टोटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये भी एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस है आपके पास। तो ये आपके पास 650 टोटल बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया। पक्के जो पैसे डूबे थे बच्चों वो आपके पास अमाउंट थी 500, और 150 जो है इस दफ़ा के अलाउंसेस जो है इंक्रीज हुए। 11.14 पर आते हैं हम। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी दो स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है? आपके पास एन एज रिसीवेबल एनालिसिस शो हाउ लॉन्ग इनवॉइसेस ऑफ ईच कस्टमर हैव बीन आउटस्टैंडिंग। सही बात है। एज एनालिसिस, एज डेटा एनालिसिस ये बताता है कि कितने आपके जो है कस्टमर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है, उनकी एज क्या है। अ क्रेडिट लिमिट इज अ टूल अप्लाइड बाय द क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट टू मेक सप्लायर प्रोवाइड गुड्स ऑन टाइम। तो आपके पास ये गलत है, इसके अंदर हमारे सप्लायर के उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें तो अपने कस्टमर्स के लिए देखना होता है। रिसीवेबल आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नेट ऑफ द रिसीवेबल अलाउंस। तो आपके पास जाहिर सी बात है रिसीवेबल में से आप नेट करके दिखा दो, लेस अलाउंस फॉर बैड डेट करके दिखा दो। क्रेडिट लिमिट्स आर अप्लाइड टू कस्टमर हु परचेज गुड यूजिंग कैश ओनली। गलत, ये तो क्रेडिट कस्टमर्स के लिए अप्लाई किया जाता है। तो राइट आंसर आपके पास A एंड C हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 11.15 के अंदर एट 31 मई 2007 रॉबर्ट्स ट्रायल बैलेंस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। इन्वेंट्री दी हुई आपको ओपनिंग, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉबर्ट्स करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है। तो मेरे ख्याल से ये आपके ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपके पास, और हमारा अकाउंटिंग ईयर मई 2007 चल रहा है और आपने जो लोन ड्यू करा है वो 2009 में देना है। तो ये तो आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी मेरे लिहाज से, ये आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। तो अगर आप 32165 को एक बेसिक अकाउंट से रिलेटेड जो है सवाल है आपके पास, और ओवरड्राफ्ट जो है पेमेंट जो है 32165 और 5855, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 38020। अल्फा इज द राइट आंसर। 11.16 को जरा देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेनिफिट नहीं है क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर्स को देने की? इम्प्रूव कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स, जाहिर सी बात है उनके लिए बेनिफिट होगा। द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवरी फॉर पेमेंट, प्रोवाइड टाइम फॉर अप्रोप्रिएट पेमेंट अप्रूवल प्रोसीजर, फ्यू इरेकरेबल डेट्स। ये आपके लिए नुकसान है भाई, आपको फ्यू इरेकरेबल डेट्स जो है जो कि पैसे लेके भाग जाएंगे, तो ये आपका नुकसान है। तो 11.16 का आंसर डी हो गया। 11.17 व्हाट इज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है बच्चों परचेज डिस्काउंट, बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड परचेज डिस्काउंट, और उसमें जो है हम अकाउंट पेबल को डेबिट करके हम जो है डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देते हैं। तो 11.17 का जो है डी डेल्टा इज द राइट आंसर।
11.17 का। 11.18 को पढ़ते हैं ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेबल्स ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल ऑफ द पेबल ऑफ अ बिजनेस, इंटरेस्ट ओड फ्रॉम द बैंक 11.18 में, लोन एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज, ये तो प्री पेमेंट्स है आपके पास। मनी ओड फ्रॉम कस्टमर, ये भी आपका एसेट है। इंटरेस्ट ओड फ्रॉम बैंक, ये भी आपके रिसीवेबल्स हैं, ये भी लाइबिलिटी नहीं है। टैक्स ओड टू द टैक्स अथॉरिटी, डी डेल्टा इज द राइट आंसर। सिर्फ फोर्थ वाली लाइबिलिटी है, बाकी सारे जो है एसेट्स हैं। अब वो आपसे एग्जाम्पल ऑफ पेबल्स ऑफ द बिजनेस पूछ रहे थे। 11.19 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेबल्स ऑफ द बिजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ द पेबल्स ऑफ अ बिजनेस। An estimate of tax owed to the tax authority for the year just ended, 500 owed to a supplier for invoice goods, और an estimation of probable repair cost under warranty claim। कंफर्मेशन तो नहीं हुई है कि हमें रिपेयर कॉस्ट देनी पड़ेगी, वारंटी क्लेम में पता नहीं देनी पड़े या ना देनी पड़े, इसलिए कि इसमें टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, तो ये लाइबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं फॉल करता। 500 ओड टू द सप्लायर, अमाउंट भी फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है फॉर द इनवॉइस गुड। एन एस्टिमेट ऑफ टैक्स ओड टू टैक्स अथॉरिटी फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। अभी ये नहीं पता कि कितनी लाइबिलिटी आएगी, सिर्फ ये पता है कि टैक्स अथॉरिटी को टैक्स देना है, तो इस लिहाज से 11.19 का आंसर जो है C2 ओनली आंसर है। इसके बाद 11.20 पे आते हैं। बिजनेस कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1st of January 2001। ओके, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद सप्लायर ए हैव बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज लेजर। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस निल था, ठीक है। फिर 1 जनवरी को हमने परचेज गुड्स करे, फिर 1 फेब को करे। 31 मार्च को बिजनेस रिसीव द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द सप्लायर। विच transaction should be noted as reconciliation item of the supplier statement or reconciliation at 31st March 2001। तो आपके पास बोल रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके लिहाज से होनी चाहिए। अब अगर आप रिकंसिलिएशन देखें, ओपनिंग नील था, इधर भी नील था, आपके 1 जनवरी 2000 को परचेज गुड्स करी थी 50 की, ये 50 आ गया, 435 आ गया, 385 जो है ये वाली ट्रांजैक्शन कहीं पे पेमेंट जो हुई है 385 की, ये इसका नहीं मालूम, इसका नहीं मालूम, इस पेमेंट का नहीं पता चल रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ। और आपके पास 30th ऑफ, ये जो आपके पास 3rd वाली जो पेमेंट है इसका नहीं मालूम चल रहा। और 6 वाली में ये तो क्लोजिंग बैलेंस दिया भाई, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, 35 के इनवॉइस का ये नहीं पता चल रहा। तो आपके 3rd and 6 ये 2 पेमेंट, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो C चार्ली इज़ द राइट आंसर हो गया। इस तरह से रिकंसिलेशन देखते हैं। तो ये आपके पास ACCA BPP की किट के सवालात रिसीवेबल एंड पेबल्स के हमने अल्हम्दुलिल्लाह इधर कवर करे हैं, जिसके अंदर हमने रिसीवेबल एंड पेबल्स के साथ साथ बैड एंड डाउटफुल डेट को भी कंप्लीट करा है। तो होपफुली ये आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।